गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट हम लोग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 12 प्रॉब्लम्स हैं, 6 एक जैसी हैं और 6 एक जैसी हैं। अब वो 6 कौन सी एक जैसी हैं? जैसे कि इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है लैम्प्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहती है? अ नॉर्मल पीरियोडिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ प्लेन z इज इक्वल टू 0 इन एन अनलिमिटेड इलास्टिक सॉलिड। ये पहला आर्टिकल जो है अगली 5 प्रॉब्लम्स में यूज़ होने वाला है। तो अगर ये आर्टिकल प्रिपेयर हो गया आपका तो आप समझ लीजिए आपके अगले 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से करनी है कि आपको पता लगे कि स्टेटमेंट क्या लिखी है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक नॉर्मल पीरियोडिक फोर्स, यानी कि ये क्या है, z इज इक्वल टू 0 है। ये एक्सिस क्या, ये एक्स एक्सिस है, वैसे यहाँ पे क्या z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक फोर्स नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स है वो? z e रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस की एक्स इन एन अनलिमिटेड इलास्टिक सॉलिड। इसके लिए जो है हम सेक्शन 2 करके आए हैं, वो भी यूज़ होगा। तो देखिए क्या है, we consider a homogeneous isotropic elastic solid, a plane on which a normal periodic force x is considered as a plane z is equal to 0। ये तो सब वही है जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। लेट किया कि एक फोर्स z e रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस की एक्स इस प्लेन z इज इक्वल टू 0 पे एक्ट कर रहा है अलॉन्ग द नॉर्मल डायरेक्शन इन z एक्सिस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू z, यानी कि z का जो मैग्नीट्यूड है वो z कब होगा? अगर z पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम z को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स। अगर z पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड उसी के इक्वल है तो हम z को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स। इट इज़ नोटेड दैट द फोर्स इज पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x। तो ये जो हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं z e रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस की x, ये क्या कह रहा है, ये जो फोर्स है ये पीरियोडिक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस x के साथ साथ। इसको हमने क्या किया, इट इज़ अप्लाइड ऑल ओवर द प्लेन z इज इक्वल टू 0। सारे प्लेन z इज इक्वल टू 0 पे अप्लाई किया। दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ सोर्स इज कॉल्ड एज एरिया सोर्स। जो फोर्स पूरे के पूरे प्लेन में z इज इक्वल टू 0 में अगर अप्लाई हो रहा है, ए पूरे के पूरे प्लेन में अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एरिया सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम में लिखा आता है इन एन एरिया सोर्स तो भी आपको यही प्रॉब्लम करनी है। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड लैम्प्स प्रॉब्लम ऑफ एरिया सोर्स। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? लैम्प्स प्रॉब्लम ऑफ एरिया सोर्स। वी अज्यूम द मोशन टू बी टाइम हार्मोनिक। ये सब वही है जो सेकंड सेक्शन में हम करके आए हैं। मोशन को क्या लिया? टाइम हार्मोनिक लिया। वेव को क्या लिया? प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड स्टडी द मोशन इन एक्जेक्ट प्लेन। ऑब्वियसली सेम चल रहे हैं, एक्जेक्ट प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम एक्जेक्ट प्लेन में कंसीडर करते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है? u0w होता है, और u क्या होता है? कर्ली फाई अपॉन कर्ली एक्स माइनस कर्ली साई अपॉन कर्ली जेड। w क्या होता है? कर्ली फाई अपॉन कर्ली जेड प्लस कर्ली साई अपॉन कर्ली एक्स। ये आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट सेकंड सेक्शन से आए हैं। और हमें ये भी पता है फाई और साई क्या कर रहे हैं? वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फाई कौन सी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जिसकी वेलोसिटी अल्फ़ा है। और साई किसको सेटिस्फाई कर रहा है? जिसकी वेलोसिटी बीटा है। और अल्फ़ा क्या है? अंडर रूट लैम्डा प्लस 2 म्यू अपॉन रो, और बीटा क्या है? अंडर रूट म्यू अपॉन रो। इक्वेशन नंबर 2 तक आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब आप आगे वो क्या कह रहे हैं? सिंस द मोशन इज टाइम हार्मोनिक सो वी ड्रॉप द फैक्टर ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी। अब वो क्या कह रहे हैं? मोशन क्या है? टाइम हार्मोनिक है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए जो हम फैक्टर लेके चल रहे हैं ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस की एक्स। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर को ड्रॉप कर रहे हैं, ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी को ड्रॉप करें। यानी कि अगर हम करली बाय करली टी निकालते तो आपके पास क्या आएगा? आयोटा ओमेगा ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी आएगा। तो वही तो कह रहे हैं, ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी को सिंप्लिसिटी के लिए हम रिमूव कर रहे हैं। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर बेटा? माइनस आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करें? इस फैक्टर को जो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स में आ रहा था उसको हमने क्या किया? ड्रॉप कर दिया। नाउ देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, कौन सी इक्वेशन नंबर 2 है? ये वाली है। डैश स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर करली टू फाई ओवर करली
T2। अब वो क्या कह रहा है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर करली टू फाई ओवर करली T2 क्या हो गया अब आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर फाई एज इट इज़, यानी कि करली 2 ओवर करली T2 की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी, फाई एज इट इज़ हो गया। ठीक है, और इस पूरे को हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया, के अल्फा स्क्वायर, है ना, या के स्क्वायर अल्फा पुट कर दिया हमने। तो ये डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर अल्फा फाई हो गया। तो इसको इधर लेके जाओगे क्या बनेगा, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अल्फा फाई इज इक्वल टू 0, वेयर के स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हमने इसको साई वाली इक्वेशन में भी पुट किया, करली 2 ओवर करली T2 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। तो यहाँ से हमने ओमेगा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर को अब क्या पुट किया, के स्क्वायर बीटा, यानी कि ध्यान रखना फाई अल्फा से चल रहा है तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर को हमने के स्क्वायर अल्फा पुट कर दिया। साई बीटा से चल रहा है तो हमने ओमेगा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, के स्क्वायर बीटा। इतना काम हो गया हम लोगों का। इक्वेशन नंबर 3 और 4 हम लोगों के पास आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिंस आपको पता है मोशन को टाइम हार्मोनिक लेते हैं तो आप फाई एक्स जेड को क्या डिफाइन करते हो, एफ ऑफ जेड ई रेज टू पार था क्या वो ओमेगा टी माइनस ई रेज टू पार आयोटा ओमेगा टी माइनस की एक्स था आपके पास, क्योंकि आपने जो है फैक्टर ड्रॉप किया है ई रेज टू पार आयोटा ओमेगा टी को, तो आपके पास क्या बचेगा, ई रेज टू पार माइनस आयोटा की एक्स। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अल्फा फाई इज इक्वल टू 0, तो वो क्या बनेगी, करली 2 फाई ओवर करली x2 प्लस करली 2 फाई ओवर करली z2 प्लस के स्क्वायर अल्फा फाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम एक्स जेड प्लेन में काम करें तो डेल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड। तो ये हमने जो है इस फाई के हिसाब से डेरिवेटिव्स निकाल लिए। यहाँ से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये आ गई हम लोगों के पास इक्वेशन d2f ओवर dz2 माइनस न्यू स्क्वायर एफ ऑफ z इज इक्वल टू 0। न्यू स्क्वायर को क्या पुट किया, के स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर। ये कैलकुलेशन वर्क आप करेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे कि न्यू और न्यू डैश दो वेरिएबल और आ रहे हैं आपके पास। अभी तक हमने के अल्फा और के बीटा पढ़े हैं, अब दो वेरिएबल्स और हैं आपके पास नए। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला तो क्या आ गया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर प्लस माइनस न्यू जेड आ गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ जेड को क्या लिखेंगे आप, ई रेज टू पावर प्लस माइनस न्यू जेड इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। सिमिलरली साई क्या हो जाएगा, मैंने बोला था ना आपको कि न्यू वेरिएबल आ जाएगा न्यू डैश आ जाएगा ना, न्यू डैश जेड, और पुट करके डायरेक्ट लिख दिया इसने। ठीक है, और न्यू डैश क्या है, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, ये आ गया। अब आप आगे देखिए क्या है, इन द रीजन z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला रीजन लूँ, द डिस्टर्बेंस फाई एंड साई शुड डिक्रीज एज z इंक्रीजेज। अब देखो अगर मैं z को इंक्रीज करती हूँ इसमें तो क्या होगा, z जैसे जैसे आप z को इंक्रीज करेंगे फाई डिक्रीज होगा ना। क्यों, क्योंकि अगर हम इसकी नेगेटिव वाली बात करते हैं, यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेंगे ना, ई रेज टू पार माइनस न्यू जेड, ई रेज टू पार माइनस आयोटा के एक्स, और कौन सी मिलेगी, ई रेज टू पार न्यू जेड एंड ई रेज टू पार न्यू डैश जेड। तो अगर नेगेटिव वाली टर्म की बात करूँ तो अगर हम जेड को इंक्रीज करते हैं तो एक्सपोनेंशियली तो डिक्रीज करेगा ना। तो सिमिलरली इसमें भी है, तो फाई और साई क्या हो जाएंगे, ये 5 और 6 इक्वेशन में डिफाइन कर दिए। मैंने बोला था ना नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं तभी तो जेड इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे देखो वो क्या कह रहा है, ई रेज टू पार न्यू जेड and e raised to power new dash z are dropped from phi and psi to satisfy the condition that phi and psi decreases as z increases, which is known as radiation condition। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, अगर हम z लेस देन इक्वल टू 0 वाला रीजन लेते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ से दो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। ठीक है ना, दो वैल्यूज़ आ रही है। अगर पॉजिटिव वाली बात करती हूँ, अगर मैं ई रेज टू पावर न्यू जेड ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फाई और साई क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये आ जाएगा। ठीक है,
नए वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए ना, ए डैश बी डैश, वेयर ए डैश बी डैश ए एंड बी आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव इक्वेशन। तो आप ये वाला आर्टिकल अभी यहाँ तक ही करिए, इसकी बाउंड्री कंडीशंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।